देश हित में जोड़ने की एक कोशिश शासन के द्वारा की जा रही है। मैं पुनः सभी अमर शहीदों जिन्होंने जिनके बलिदान से या जिनके शौर्य और पराक्रम से हमारे देश को आज़ादी मिली थी, हमारे देश को आज़ादी मिली और कारगिल में अपना विजय पताका फहराया था, उन सभी को सलाम करते हुए अपने वाणी को विराम देने से पूर्व मैं यहीं के जो कार्यक्रम प्रभारी हैं सोनी जी, मैं आमंत्रित करूंगा आपको, और क्योंकि हमारे विद्यार्थियों की भी कुछ कार्यक्रम है, आगे की कार्यक्रम की गति दें। माननीय सोनी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परम सम्मानीय आत्मानंद विद्यालय के विद्या परिवार के सभी सदस्य, जैसे प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षकगण, सभी शिक्षिकागण एवं बच्चे, आप सभी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरा सम्मान रखा और मुझे इस जगह पर, इस मंच पर आमंत्रण किया। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत गदगद हो गया। यही आप लोगों की जो ऐसी भावना है ना, इसी से हम लोग को शक्ति मिलती है। इसी से हम लोग क्या है, बॉर्डर पे जब जाते हैं ना तो उस समय डरते नहीं, बल्कि और ज्यादा साहस बढ़ता है, आगे बढ़ने का, मरने का कोई गम ही नहीं होता। आप लोग की इसी कारण से, देशभक्ति के कारण, ठीक है, जिससे कि हम साहस के साथ और धैर्य के साथ वहां काम कर पाते हैं। धैर्य का मतलब क्या, घर द्वार छोड़ के जब जा रहते हैं ना तो हम लोग को लगता है कहाँ आ गए, क्या करना है, कैसी करना है, लेकिन आप लोग का यही साहस, यही जो देश के प्रति समर्पण भावना है, इसी से ही हम लोग क्या है आगे जाके लड़ाई कर पाते हैं। खैर, आगे मैं उन शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने कारगिल में अपनी जान की आहुति दी। साथ साथ उन माता पिता को नमन करता हूं जिन्होंने अपने बुढ़ापे का लाठी देश के लिए न्यौछावर कर दिया। साथ साथ उन नारियों का मैं सम्मान करता हूं, नारियों का मैं चरण स्पर्श करता हूं जिन्होंने अपने प्यार स्नेह को देश के प्रति न्यौछावर कर दिया और देश के लिए समर्पण कर दिया। साथ साथ उन भाई बहन का मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपने भाई को देश के लिए समर्पित किया। साथ साथ उन बच्चों का मैं सम्मान करता हूं, उनका नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्यार, लाडला दुलार पिता को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इसी तरह मैं देश के जितने भी शहीद परिवार को नमन करता हूं। अगला मैं यही कहना चाहूंगा, कारगिल के बारे, अभी आप लोगों के सामने जो स्टूडेंट आए थे तुषार कश्यप जी बहुत अच्छा व्याख्यान किए, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि वो क्या क्या बताए। लेकिन मैं वो कारगिल विजय के उपलक्ष्य में यही कहना चाहूंगा कि वो जो बताए बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा बताए हैं। अब उस विषय में मैं कहना नहीं चाहूंगा, यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे। मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। कारगिल के बारे में बहुत अच्छा स्टोरी बताया, वो सब सुने, बहुत अच्छा लगता है जब स्टोरी सुनते हैं तो, ठीक है। लेकिन वहाँ जिस जगह पे कारगिल की लड़ाई हुई थी, उस जगह पे जो हाल होता है, जैसी वहाँ का हालत रहता है, वो देखना तो बहुत मुश्किल की बात है। दूर में सुनने से बहुत अच्छा लगता है, पर वहाँ का बारे बताना नहीं समझता। मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। मैं दबनई का रहने वाला हूँ। मेरा नाम दिगंबर स्वर्ण है, मेरे पिताजी का नाम राम भरोसा है, और मैं 1995 27 अप्रैल 1995 को भारतीय थल सेना के सिग्नल कोर में ज्वाइन किया। मेरी ट्रेनिंग की ड्यूरेशन है 1.5 वर्ष करीब। मैं जबलपुर में ट्रेनिंग किया सिग्नल कोर में, और वहां से मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई रांची। रांची में मैं जब 1 वर्ष या 2 वर्ष हो गया था वहां, तो उस समय कारगिल लड़ाई हुई। कारगिल लड़ाई के दौरान हम लोग रांची से मूव करके गए राजस्थान बॉर्डर।
राजस्थान बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर वाला बॉर्डर में गए थे। तो मैं कारगिल के जहां लड़ाई हुई थी उस जगह पे तो नहीं था, लेकिन हम लोग जिस जगह में थे वो भी कम खतरनाक नहीं था, क्योंकि जब लड़ाई होता है तो चारों साइड से अटैक करते हैं। तो उस दौरान हम लोग को सब जितने भी बॉर्डर हैं सबको घेरना पड़ता है। तो मैं उस समय था जैसलमेर बॉर्डर में, लेकिन जब हम लोग रांची से मूव करके गए थे, हम लोग को कुछ भी पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। पूरे को यही पता था कि हम कारगिल में ही जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से हम लोग का रूट चेंज हुआ। हम लोग को उस समय तक इतना ही पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे तो बहुत इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि देश के लिए लड़ने जा रहे हैं, देश के लिए जान देने जा रहे हैं। और लोगों ने हम लोग का साहस इतना बढ़ाया, इतना उत्साह के साथ हम लोग को रेलवे स्टेशन पे विदा कर रहे थे कि जैसे कि हम मरने जा रहे हैं और वो हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, ऐसी टाइप से लग रहा था उस समय। मतलब दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि हम आगे जाके मर जाएंगे, ऐसे लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, ऐसी टाइप से। मतलब एकदम पूरा सहयोग दे रहे थे देश वाले, उत्साहवर्धन करते। हर ट्रेन में घुसा, उस समय गर्मी का मौसम था, तो क्या है बर्फ का सिल्ली, मिक्सचर, बिस्किट जितना आया उतना ना हर स्टेशन में डाल देते थे फ्री में। लोग हाथ मिलाने के लिए ऐसे ट्रेन के स्टेशन पे ऐसे खड़े रहते थे कि हम लोग इतना खुश लगता था, क्या बताऊं, वो अभी बोल नहीं सकता मैं पूरा। उसके बाद क्या हुआ, मैं वहां से जब हम लोग बॉर्डर में गए, वहां 6 महीने के लिए रहे। उस बीच लड़ाई खत्म हो गया, जो भी हुआ ये कारगिल लड़ाई की बात है। दूसरी बात ये है, सन 2002 की बात है, मैं रांची से फिर पोस्टिंग हो गया मेरा लेह लद्दाख में। लद्दाख में जब हुआ तो वहां पे 2002 की बात है, संसद में हमला हो गया था। संसद में हमला की जैसी हम लोग को खबर मिली, उस समय क्या है, सब अपने अपने हिसाब से तैयार हो गए। भारत पाकिस्तान का अब लड़ाई होने वाला है। इंडिया वाले भी तैयार थे, पाकिस्तान वाले भी तैयार थे। हम लोग उस समय पहाड़ी के ऊपर थे, कारगिल में जैसे वो लोग ऊपर थे ना, तो यहाँ हम लोग ऊपर थे। उस समय हम लोग ऊपर थे, ये सियाचिन में, और वो लोग नीचे थे। हम लोग उनको देख रहे थे, वो हमको देख रहे थे। उस समय हमें ये नहीं था कि हम वापस आए, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने थे। जैसे कारगिल में वो लोग उस समय आमने सामने थे, उसी तरह हम लोग 2002 में संसद हमला के समय हम लोग आमने सामने थे। तो ऐसी ऐसी ये कहानी सब है। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई लद्दाख के बाद मैं चला गया इलाहाबाद में बहुत शांति की सेवा हुई। उसके बाद वहां से मेरी पठानकोट हुई। पठानकोट में जब गया, पठानकोट आप लोग सुने होंगे, जहां एयरपोर्ट में अटैक हुआ था उग्रवादी का, उस जगह में मैं 2.5 साल करीब रहा। वहां से मेरी पोस्टिंग हुई श्रीनगर आरआर के नाम से आप जानते होंगे, राष्ट्रीय राइफल के नाम से जो ऑपरेशन करता है। जितने उग्रवादी लोग को अभी मार रहे हैं, ये सब आरआर का काम है। तो ये सब उग्रवादी लोग का काम सफाई करने वाले हैं आरआर वाले, राष्ट्रीय राइफल बोलते हैं उसको। उसमें हुई मेरी पोस्टिंग। वहां से फिर मेरी पोस्टिंग हुई फिरोजपुर में मैं 2.5 साल करीब रहा। फिरोजपुर आपका हुसैनी वाला बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर है, वो पंजाब पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसमें रहा। फिर वहां से मैं कालिंगपुंग आपका पूरा चाइना बॉर्डर कवर करता है, उस जगह पे गया। उस जगह पे करीबन 2 साल रहा, और वहां से दिल्ली आया, और दिल्ली से मैं घर के लिए रिटायर होकर आ गया। तो आप लोगों ने मेरा पूरा कहानी सुना कि कहाँ कहाँ क्या हुआ। अब ज्यादा डिटेल मौसम को देखते हुए नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन जितने भी अगर यहाँ जो बच्चे हैं आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं या आर्मी की नौकरी करना चाहते हैं, उन सबको मैं तहे दिल से आमंत्रण करता हूँ आर्मी में आने के लिए। क्योंकि आर्मी की नौकरी क्या है, आर्मी का अगर जीना तो भी इज्जत से, मरना तो भी इज्जत से। अगर मर भी गए ना, तिरंगा झंडे पे लिपट के आओगे, कोई उसमें टेंशन नहीं, ठीक है। जिंदा हो तो जिंदा हो। भगवान की दुआ से मुझे आज तक एक खरोच भी नहीं लगी। हालांकि मैं भी बहुत खतरनाक जगह में रहा, ऐसी जगह में रहा कि अब क्या डिटेल बताऊं, फिर भी कोई खरोच तक नहीं आई। भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और इस तरह जितने देशवासियों या स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो भी जाना चाहते हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्मी की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है। आप देश के लिए अपना जान दे दें, कोई दिक्कत नहीं। देश के प्रति समर्पित हो जाए, देश के प्रति आप अपना न्यौछावर कर दिए पूरे शरीर को, ठीक है। यही देश से हमारे लिए सबसे है। जय हिंद।
विद्यार्थियों को क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। अपने के संबंध में किसी कवि के द्वारा कहा गया है कि इस स्थिति को आप ध्यान में रखें कि सीमा पर एक शहीद का लाश पड़ा हुआ लेकिन सिर उसका नहीं है, और वो लाश उसके घर पहुंचता है तो क्या उसके ऊपर पीड़ा बीतती है। उसकी माँ उसके माध्यम से कविताएं बोलती है कि दादी का दुलार भूला, मैया का वो प्यार भूला, दादी का दुलार भूला, मैया का वो प्यार भूला, मोतियों की माला आज तक न लाया है, होली के वो रंग, दिवाली की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है, भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज फिर उसी आदत को दोहराया है, वो जाते जाते मैया का आशीष लेना भूल गया, रणथल में अपना वो शीश भुलाया है, रणथल में अपना वो शीश भुलाया है। अगली आवाज आपके समक्ष तुषार कश्यप। A very warm good morning to Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, all the teachers, and my dear friends. I am Tushar Kashyap from class 12. Today we are here to celebrate Kargil Vijay Divas because on this day in 1999, India defeated Pakistan in war at Kargil. So now, I would like to invite Garima Sahu from class 11 to present his speech. Good morning, respected principal, sir, teachers, and all my dear friends. My name is Garima Sahu from class 11. Today we have gathered to commemorate Kargil Vijay Divas, a day that marks a significant victory in Indian history. On this day in 1999, our brave soldiers accomplished a remarkable feat by reclaiming the heights of Kargil from intruders. These soldiers fought selflessly to defend our nation's sovereignty. This victory in the Kargil was not just a military achievement, it was a testament to the courage, resilience, and unwavering spirit of our armed force. One of the most heroic stories from this war is that of Captain Vikram Bhatt, who became a symbol of courage and patriotism. His famous war cry, "Ye Dil Mange More," became a symbol of his bravery and determination. Although Vikram Bhatt was martyred in Battle Hill's regency of courage and sacrifice remains a powerful source of inspiration for us all. Many other soldiers like him also laid down their lives to protect our nation. Their bravery is not just a tale of war, it's a lesson in selflessness, dedication, and love for the country. Thank you. Thank you, Garima. Now, I would like to invite Sakshi Yadu from class 10 for a speech. First of all, thanks for this opportunity. Good morning to everyone, respected chief guest, principal sir, teachers, and all my dear friends. My name is Sakshi Yadu. I am from class 10. Today is 26 July and we are celebrating Kargil Vijay Divas. At first, I wish you all very happy Kargil Vijay Divas. It was the day in 1999 when India has won the Kargil war against Pakistan. The war was started on 3rd May 1999 and ended on 26 July. The Prime Minister of India visited Amar Jawan Jyoti and pays homage to the soldiers there. India lost many brave soldiers during the war. We all Indians salute the brave soldiers who martyred. Thank you. Thank you, Sakshi. Now, I would like to invite Kashish Rajput from class 10 for a speech.
teachers, parents and chief guests. My name is Kashish Singh Rajput. I am studying class 10. Today is 26th July and we are celebrating Kargil Vijay Divas. At first, I wish you all a very happy Kargil Vijay Divas. It was the day in 1999 when Indian was won the Kargil war against Pakistan. The war was started on 3rd May 1999 and ended on 26th July 1999. Kargil Vijay Divas is an important day for all Indians because it reminds us of the sacrifice made by our soldiers to protect our country. It is the day to remember the brave soldiers who fight selflessly for our country honor and made the supreme sacrifice to protect our motherland. The Prime Minister of India visited Amar Jawan Jyoti and pays homage to the soldiers. They are the Maryars of Kargil heroes. Thank you. Thank you, Kashish. Now I would like to invite Lisa Benjol from class 10 for a song. Good morning, all of you respected chief guests, teachers and all my dear friends. First of all, thank you for giving me this opportunity. Respected principal sir, respected chief guest, and respected all the teachers and my friends. I want to thank for Captain Vikram. आओ सुनाओ तुम्हें कविता गंगा जी शेर शाह की वीरता। नाम है उनका विक्रम बत्रा जो था दुश्मनों के पुतला। जुर्म भाई लग और दुश्मनी भी मुस्कान हरदम खुश। ऐसे ही एक ताकत अनुशासन का पाव जीत लिया का जिला सन 96 में किया दाखिल। JNK में शुरू हो गई वीरता की। सन 99 की कारगिल लड़ाई लेफ्टिनेंट ने फिर की चढ़ाई। धुत पाकिस्तान का मनसूबा फेरा 5140 चोटी पे डाला डेरा। चोटी पर लहराया तिरंगा बहने लगी चोरी की रही। किंतु ये दिल मांगे हो चारों ओर था बस ये शो। चोटी 4575 का नया अभियान बागडोर विक्रम में ही था। साथी जब लगे बचाने दुश्मन गोली लगे चलाने। सीने में लगी गोली अंतिम शब्द जय माता दी। कारगिल में उनका Thank you, have a nice day. कारगिल दिवस मना रहे हैं। उपस्थित हवलदार आदरणीय परम आदरणीय दिगंबर स्वर्ण जी, शाला प्राचार्य बेहरा सर, प्रधान पाठक यादव सर जी और हमारे गौरव सर और हमारे बीच में उपस्थित पालक और आल टीचर और आल बच्चे। आज कारगिल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। 1999 में ध्यान देंगे, 1999 में जब कारगिल युद्ध चल रहा था, भारत और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध चल रहा था। ऐसे तो हमारा छोटा भाई है और आप सब जान रहे हैं कि
थोड़ा सा जगह जगह के लिए आज घर घर में भी लड़ाई होता है, ठीक है। तो वही एक है मुद्दा, ये है कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है और हम बड़ा भाई है। तो 1999 में जब मैं 16 साल का था, तो हमारे घरों में कहा करते थे कि कारगिल युद्ध चल रहा है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये ऐसा कहा जाता था। तो हमको तो उतना समझ नहीं आ रहा था कि कारगिल कौन लड़ता है, क्या लड़ता है, कहाँ लड़ते हैं, कैसा लड़ते हैं, कुछ पता नहीं था। 60 दिन तक चलने वाला यह युद्ध, 60 दिनों तक चलने वाला यह युद्ध भारत के पराक्रम वीर सेना और फाइटर सभी युद्ध लड़कर इसको, क्या है जो कारगिल की जो पहाड़ी है वो ऊपर में बसा हुआ है और हमारे जो सैनिक है नीचे से जाया करते थे। तो क्या है, वो ताबड़तोड़ गोलियां चला दिया करते थे, तो उससे हमारे सैनिकों की बहुत क्षति हुई, है ना। जब ऊपर टॉप पे बैठे हैं और नीचे में जब गोली चलाएंगे तो आंखें में लगेगा ही, है ना। तो ऐसा हमको बहुत ही साहस करना पड़ा है। उसमें युजवेंद्र यादव जी हैं, जिनको 8 गोली लगने के बाद भी लास्ट में तिरंगा फहरा के वो आए थे। युजवेंद्र यादव जी, उनको परमवीर चक्र मिला है। 8 गोली लगने के बाद भी, है ना, ऐसे ऐसे पराक्रमी हैं। और आज हम महफूज हैं, आज हम यहाँ पे मतलब इत्मीनान से बैठे हैं। तो सरहद पे हमारे जवान, है ना, वहाँ पे तैनात है, इसलिए हम बैठे हुए हैं। उनको हम बार बार नमन करते हैं। उनकी याद में आज जो है ना 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। अब एक छोटा सा है आप लोगों से, है ना। हमारे जवान बॉर्डर में रहते हैं, जब उनको घर की याद आती है तो वो चिट्ठी के माध्यम से, पहले तो क्या मोबाइल नहीं था, चिट्ठी के माध्यम से अपने संदेश सुनाते थे। वही एक गाना है बॉर्डर का, बहुत लंबा गाना है लेकिन थोड़ा सा गाना। आई हैव अ क्वेश्चन सर, जैसे कि आप आर्मी में थे तो आपके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट या फिर ऐसा कुछ पैनिक सिचुएशन आया होगा, तो आपने उससे कैसे हैंडल किया और कैसे उससे उभर कर फिर अपना मनोबल बढ़ा के फिर युद्ध किया या फिर कुछ भी किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। घटना ऐसी देखिए, ऑपरेशन हुई है लेकिन मेरे आमने सामने ऐसी कुछ नहीं हुई। हाँ, एक बार जब ग्लेशियर में मैं था तो मैं सिग्नल कोर में होते हुए, मेरा काम ये था टेलीफोन वाला, ठीक है। तो जब मैं तार जोड़ने गया था तो बर्फ की बहुत बड़ी पहाड़ी थी, करीबन 20-25 फीट की पहाड़ी थी। उसके ऊपर एक पत्थर था और तार जब कट गया था तो मैं उस तार को उठाने गया तो जस्ट ऐसे मेरे बगल में ही करीबन इतना बड़ा पत्थर होगा, वो जब गिरा था तो मेरा सांस रुक गया था उस समय कि अब मैं खत्म था। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी हादसा है। उसके अलावा दुश्मन से मेरे ऐसी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर में जब था ना तो वहाँ तो 2 दुश्मन से लड़ना पड़ता था, एक तो बर्फ है और दूसरा दुश्मन है। लेकिन आमना सामना ऐसे नहीं हुआ है मेरा, क्योंकि एक्चुअल बात क्या है कि हम लोग सिग्नल कोर के थे। जो इन्फेंट्री, लड़ाकू इन्फेंट्री है ना, उनका काम ये होता है, हम लोग जब भी रहते थे सिग्नल वाले पीछे ही होते थे। लड़ने वाले जो लड़ाकू सैनिक है वो आगे होते थे, हम लोग पीछे होते थे। इस कारण हम लोग को बिल्कुल आमने सामना नहीं होता। स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, सर मेरा ये सवाल है कि आप जब सैनिक जीवन में थे तब आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन आया होगा जिसमें आपको बहुत टफ और सिचुएशन ऐसा था कि आपको हैंडल कैसे करें, और सर आप कौन कौन से एयरक्राफ्ट में बैठ के आप ऐसे नॉर्मल युद्ध करने गए सर, तो इसमें बताइए। नहीं, देखिए बात ऐसी है, मैं अभी आपको बताया था कि क्या क्या मेरे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आया था कि मैं लड़ाई में आमने सामने हुआ था। एक सिचुएशन वही था जो मैं बता रहा था 2002 की बात, जिस समय हम लोग ऊपर थे वो लोग नीचे थे, बमबार चल रहा था उस समय, लेकिन लड़ाई बंद हो गया था। ऐसी ऐसी गोले आ रहे थे, उधर से भी इधर से भी जा रहे थे, लेकिन जो एक्चुअल भारत और पाकिस्तान की लड़ाई वाली बात है ना, वो नहीं हो रही थी। वो एक एरिया में, कुछ सीमित एरिया में चल रही थी वो सब। ऐसे जब ग्लेशियर में थे तो गोले तो उधर से बहुत आ रहे थे, लेकिन वो लड़ाई नहीं कहना चाहिए उसको ऑपरेशन मेघदूत या ऐसे कुछ नाम रखा हुआ था उसका। तो वो एक कुछ मतलब कुछ एरिया की बात थी।
और बाकी एयरक्राफ्ट के मामले में ये है कि एयरफोर्स वाले जो एयरक्राफ्ट यूज करते हैं ना, वो उनका अलग होता है। हम लोग को क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, कुछ जगह के लिए अगर यूज करना होता तो N-32 यूज किया हूँ, IL-71 यूज किया हूँ, फिर हेलीकॉप्टर, ये सब बैठा हुआ है। उसी के द्वारा इधर उधर जाके हम लोग काम किए हैं। सर मेरा और एक सवाल का आप जवाब दे सकते हैं सर आपने बहुत सारे इस जमाने में आजकल बहुत सारे पोस्टें आ गए हैं सर, लेकिन आपने फिर भी एक आर्मी ऑफिसर का पोस्ट आपने क्यों चुना सर? ये कोई नॉर्मल से है कि आपने कुछ अपने देश के लिए कुछ करना चाहा? नहीं, ऐसी कुछ नहीं। मैं यहाँ जब इसी स्कूल में पढ़ रहा था, तो जैसे मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, उसी तरह हमारे सीनियर महेंद्र दौरा सर, वो स्कूल में आए थे ऐसे, और एक हम लोग 12th थे उस समय, तो वो आर्मी के बारे में ऐसे बताए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगने के बाद क्या हुआ, मैं सोचा कि अब आर्मी में ही जाना। जब 12th पास किया मैं यहाँ से, तो सीधा आर्मी के लिए ट्राई किया। एक ही बार ट्राई किया और एक ही बार में लग गया। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज लीशा नायक, आई एम फ्रॉम क्लास 9। सर मेरा एक सवाल है कि अगर आर्मी में जाते हैं तो फिर युद्ध होता है, उस बीच में मेडिकल के लिए कैसा करते हैं? मतलब जैसे तुरंत ही लग जाए तो तुरंत मेडिकल मिल सकता है क्या? हाँ, लेकिन वो फर्स्ट एड टाइप से मिलेगा। जैसे फर्स्ट एड टाइप से होता है, थोड़े देर के लिए रोकथाम के लिए होता है। जैसे किसी को गोली लग गई तो उस समय फर्स्ट एड करके उसको डाउन कर देते हैं, एयरलिफ्ट करके बड़े हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ऐसी नहीं है, जैसे कि कई लोग के मन में शंका होगा कि लड़ाई हो रहा है तो बीच में से नहीं लेते, ऐसी नहीं है। अगर आपको गोली लग गई, आपको कोई चोट लग गई, तो आपको डाउन कर देंगे और एयरलिफ्ट कर लेंगे। और ऐसी है। कारगिल के समय क्या होता है, कारगिल के समय तो सामने लाश पड़ी रहती थी और उसको उठा भी नहीं पाते थे। ऐसी कहानी, जैसे कि किसी को गोली लग गई, वो हिल भी नहीं पा रहा है, जिंदा भी है तो उसको उठा भी नहीं पाएंगे, ऐसी टाइप से भी हो जाता है कभी कभी। कारगिल में ये सब हुआ था। एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई शहीद हो जाए तो उनको कैसे ले जाया जाता है? शहीद को तो जैसे ऐसे लाते हैं, ऐसे ही लाते हैं, उससे कुछ नहीं है। नो सर, फाइटिंग के टाइम पे वही मैं कह रहा हूँ। जैसे कि शहीद हो गया, सामने पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग को उसको उठाने का मौका नहीं मिल रहा, तो कैसे उठाएंगे? वो पड़ा रहेगा ऐसे। लेकिन जब थोड़ा शांत होगा या उठाने का जैसे मौका मिलेगा, ऐसे उठाया जाएगा उसको। ऐसे नहीं कि अगर गोली चल रही है, उधर से भी चल रही है, इधर से चल रही है, बीच में कोई अगर मर गया उसको उठा के ले आता हूँ, ऐसे भी नहीं होता। नहीं तो उसमें तो सारे के सारे मर जाएंगे ना। तो सब चीज देखना पड़ता है। जब थोड़ा सा माहौल ठंडा, जैसे पीछे से कवरिंग फायर मिलेगा तो आगे वाला थोड़ा दबेगा, तो उसको उठा लेंगे फटाफट। ऐसी टाइप से होता है। थैंक यू सर। जैसा कि आपने बताया कि जो आपको जो है सिग्नल पोस्ट पे दिया गया था, तो वहाँ एक्चुअली सिग्नल पोस्ट पे काम क्या होता है सर? आप करते क्या थे? अच्छा, देखो सिग्नल को का काम है, जितना रेडियो, वायरलेस, टेलीफोन, ये सब बहुत अच्छे सेट हैं आर्मी में। खैर पूरा सेट का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन ये सब जितने रेडियो, वायरलेस, ये सब है ना, ये सब का काम हम लोग का था। बड़ा बड़ा टावर लगता था, जियो का जैसे चल रहा है, फोन मतलब कम्युनिकेशन। अगर पूरा देखा जाए तो हम लोग का काम कम्युनिकेशन का था। हम लोग का काम ये था कि जैसे इन्फेंट्री बटालियन आगे लड़ रही है, हम लोग बीच में रहेंगे, आगे वाले एक इन्फेंट्री और पीछे वाला एक इन्फेंट्री, ये दोनों को कम्युनिकेशन देंगे, ताकि आगे वाला अगर कुछ हो जाता है, मर जाते हैं, सारे मर जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो पीछे वाले को आगे बढ़ाया जा सके। हम लोग का काम मेन यही था, कम्युनिकेशन, यही था। थैंक यू सर। आपने बोला कि मेरा काम कम्युनिकेशन का है। मान लो वहाँ पे युद्ध छिड़ गई है और हमारी पूरी सेना वहाँ पे शहीद हो गए हैं और सिग्नल वाले सिपाही बचे हैं, तो क्या ये युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे सर? वही कह रहा हूँ सर, जैसे कि एक ट्रूप क्या है आगे लड़ रही है, ठीक है, एक ट्रूप लड़ रही है, उनके साथ भी हमारे बंदे हैं सिग्नल के, ठीक है। अगर उनमें से सब मर जाते हैं, एक सिग्नल वाला बच जाता है, तो वो क्या करेगा, पीछे वाले को इन्फॉर्म करेगा कि मेरे पास कोई नहीं है, अब आप आ सकते हैं आगे करके, तो यहाँ से भेजा जाएगा, पूरा टुकड़ी भेजा जाएगा।
पूरा टुकड़ी वहां पहुंचेंगे ताकि वो वहां पे आगे संभाल सके दोबारा। कम्युनिकेशन ऐसी है, कम्युनिकेशन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, लड़ाई जीरो है। तो दुश्मन जब है ना, दुश्मन क्या करता है, जब भी अटैक करना है ना तो कम्युनिकेशन वाले को अटैक करेगा ताकि इनका कम्युनिकेशन टूट जाए और आगे वाला लड़ाई जितने हैं उनको तो मार देंगे, पीछे से कोई आ नहीं पाएगा, नेक्स्ट हम लोग का ही वहां पे वो होगा। तो अटैक करने वाले ना सबसे पहले टावर देखते हैं, कहाँ पे टावर लगा है क्या है, क्योंकि जब सिग्नल वाले जाते हैं तो वहाँ पे टावर खड़ा करते हैं, एंटीना खड़ा करते हैं, ये सब रहता है। तो सबसे पहले उनका काम यही होता है कि उनको हिट किया जाए, मतलब मरना हमको पहले होता है ऐसी टाइप से। तो जब सिग्नल अगर कम्युनिकेशन टूट जाएगा ना तो सेना बिल्कुल कोई मतलब नहीं हो जाएगा, उसका ताकत ही नहीं रह जाएगा, कमर टूट जाएगा कहने। इसलिए सिग्नल को पहले हिट किया जाता है ताकि इनका कम्युनिकेशन ब्रेक करे। लड़ाकू सैनिक तो लड़ने के लिए रहते ही हैं वो आगे, लेकिन उनमें से अगर सब खत्म हो गए तो कोई मतलब नहीं रहा, वो कैप्चर कर लेंगे उस जगह को। और जब तक अगर सिग्नल ठीक ठाक है, कम्युनिकेशन ठीक है, वहाँ पे एक भी आदमी रहेगा ना तो अगर पीछे बता देगा तो पीछे से टुकड़ी जाएगी और उस जगह को बचा लेगी। ऐसी टाइप से है लड़ाई का भी सेम प्रोसीजर है ऐसे। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज स्वास्तिक शुक्ला, आई रीड इन क्लास 10th। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब आप आर्मी ज्वाइन किए थे तो सर आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए थे जो कि मेंस थे सर? हाँ, बहुत चेंजेस आ जाता है। देखो, जब आर्मी में भर्ती हो जाते हैं ना तो जैसे यहाँ पे सिविल में जिस तरह से ऐसे नहीं रह पाते हम लोग, वहाँ पे बंधन में रहते हैं, कैद रहते हैं, कहने का मतलब एक तरह से कहीं हिल नहीं पाते ऐसी तरह से। बहुत चेंज हो जाता है, वहाँ रह के आप खुला नहीं घूम सकते, बिल्कुल बहुत दबाव रहता है। कुछ जुल्म देखिए, डर सबको होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता करके। डर सबके दिल में रहता है कि कब क्या हो जाए, कैसे हो जाएगा, कहाँ मर जाऊंगा, कहाँ जी जाऊंगा, जो भी हो डर होता है। लेकिन आप लोग जैसे अभी जो सम्मान दिए, जो उत्साह बढ़ाए, वही जोश बढ़ा देता है ज्यादा। उसके बाद क्या है, आदमी सोचता नहीं जा कुछ भी हो जाए, चले देश के लिए आए हैं, देश के लिए जान दे देंगे करके, ऐसी टाइप से लगता है, साहस बढ़ जाता है। और वो देने वाले कौन है? आप लोग, देश वाले। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको आर्मी बनने के लिए क्या पढ़ाई करना पड़ता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, उसके लिए कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं है, 10th पास आप आर्मी में जा सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, ज्यादा पढ़ाई कुछ भी नहीं है, स्पेशल पढ़ाई नहीं है बेटा, उसके लिए सिर्फ 10वीं पास करो और जाओ। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल है कि क्या फीमेल इंडियन आर्मी में कॉन्ट्रेक्ट कर सकती है? आजकल तो शायद चालू हो गया है, पहले नहीं था, हम लोग के समय नहीं था, आजकल चालू हो गया है। थैंक यू सर। हाँ, एनडीए अफसर ग्रेड में पहले भी था। अफसर ग्रेड में क्या है, पहले भी लेफ्टिनेंट में भर्ती होते थे, गर्ल्स में होते थे, जेंट्स में।